हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की संख्या। ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं तथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम, अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एम है और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन है। तब ए से बी में परिभाषित हो सकने वाले सभी संभव फलनों की संख्या, मतलब ए से बी में हम कितने फलन परिभाषित कर सकते हैं, अधिकतम सभी संभव फलन, उनकी संख्या कितनी होगी? तो उसका सूत्र आप देख लो, एन की घात में एम। ये एन क्या है? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। और m क्या है? समुच्चय a में अवयवों की संख्या। यानी कि अगर आपको फलन परिभाषित करना है a से b में और आप जानना चाहते हैं कि कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं a से b में, तो b के अवयवों की संख्या के ऊपर घात लगाना है a के अवयवों की संख्या को। इस बात को जरा ध्यान रखें। ठीक है, मैंने क्या कहा? b के अवयवों की संख्या के ऊपर घात लगाइए a के अवयवों की संख्या को। ये जो आएगा वो आपको बताएगा कि हाँ, ए से बी में परिभाषित हो सकने वाले सभी संभव फलन, उनकी संख्या इतनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपके लिए, इनको हमको सॉल्व करना है, बताना है सही उत्तर क्या है। सभी में ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए बराबर 1 2 3 यानी कि एक सेट है 1 2 3, बी बराबर है एक्स वाई, तब ए से बी में कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं? सीधी सी बात है, सूत्र लगाओ और सूत्र में मान रखो और आंसर प्राप्त करो। तो n की घात m, n क्या है? n क्या है? b की कार्डिनलिटी, अर्थात समुच्चय b में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे देखो आप, m और n का मान क्या है? m कौन होता है? समुच्चय a में अवयवों की संख्या, 3 अवयव है 3। n कौन होता है? समुच्चय b में अवयवों की संख्या 2। और फलन को कहाँ से कहाँ परिभाषित करना है? a से b में। तो a से b में अगर परिभाषित करना चाहते हो तो कुल फलनों की संख्या हो जाएगी n की घात m, अर्थात 2 की घात 3, अर्थात 8। तो 8 है क्या ऑप्शन पे? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। n की घात m बस क्यों? लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप केवल सूत्र को मत रटो, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अगर यहाँ पे कहीं बाई चांस ये बोला होता a से b में कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, उसके स्थान पर अगर ये बोला होता कि b से a में कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, b से a में, तो आपको क्या करना है? जस्ट इसको पलटना होता ना, तब एन ए नीचे आता है, एन भी ऊपर आता है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको बी से ए में कितने फलन परिभाषित किए सकते हैं ऐसा अगर पूछा होता तो, ठीक है, तो उस समय क्या होता बताओ भला? वो होता 2 की घात 3 के बजाय 3 की घात 2 हो जाता और 3 दिए 9 आपका आंसर आता। ठीक है, तो तब बनता वैसा, लेकिन हमको तो ए से बी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित करना है और सूत्र में कौन आधार में कौन घातांक में, आप अच्छे से देख लो। फलन अगर ए से बी में परिभाषित है तो पहले बी का ऑर्डर आएगा, यानी बी के अवयवों की संख्या आएगी और ऊपर में ए के अवयवों की संख्या आएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, पहचान लें। आगे बढ़ते हैं अब। तो चलो भाई देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि समुच्चय ए में 10 अवयव हैं, ठीक है, तब ए से ए में परिभाषित सभी संभव फलनों की संख्या। वाह, ए से ए में ही परिभाषित करना है और 10 अवयव हैं, यानी कि आपको यहाँ पर तो उसी सेट से उसी सेट में परिभाषित करना है। यानी आपको ए के अवयवों की संख्या के ऊपर घात में भी एक ही अवयव लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे बी की जगह भी ए ही रोल प्ले कर रहे हैं, तो और इसमें कितने अवयव हैं? 10 अवयव हैं, तो 10 की घात में 10 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। छोटी सी जानकारी से, छोटे से सूत्र से आपसे ये सवाल बन सकते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा समझो, सूत्र को याद रखो और सवाल को समझकर आप सूत्र में मान रखो, सही आंसर जरूर प्राप्त करोगे, हमें पूरा विश्वास है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये सबसे गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा में ये लिखा है, यदि P बराबर ABC तथा Q बराबर 1 2, तब P से Q में ऐसे कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं जो फलन न हो? वाह, जबरदस्त। तो मैं आपको पहले तो हम ये पता करेंगे कि P से Q में कितने संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि कितने फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, फिर हमको दोनों को घटाने पर यह पता चलेगा कि ऐसे कितने संबंध हैं जो कि फलन नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा पहले ये कि कितने संबंध परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो कहाँ से कहाँ परिभाषित करना संबंध को? P से Q में। ठीक है, तो हम P में अवयवों की संख्या और गुणित Q में अवयवों की संख्या
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, ठीक है। इन दोनों के गुणे को हम चढ़ाते हैं इन 2 की घात में, पूरा का पूरा। ध्यान से सुनिए आप इस बात को। तो 2 की घात में P में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 गुणित Q में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 और 2, 3 दूनी 6, 2 की घात 6, 2 की घात 6 यानी 64। ये आपको क्या बता रहे? 64 क्या है? P से Q में परिभाषित हो सकने वाले सभी संभव संबंधों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस, तो अगर 2 समुच्चय हो आपके पास और आपको ये पता करना हो कि सभी संभव संबंधों की संख्या क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 2 की घात के ऊपर क्या लगाना चाहिए? दोनों ही समुच्चयों के जो अवयव हैं उनकी संख्याओं का गुणा आप रख दीजिए। देखो मैंने रखा ना, 2 की घात में क्या रखना है आपको? P के अवयव की संख्या गुणित Q के अवयव की संख्या, ये आपको संबंधों की संख्या मिलेगी। अगर आपको फलनों की संख्या प्राप्त करनी है, अब हम ये प्राप्त करेंगे, ये ज्ञात करेंगे कि P से Q में परिभाषित हो सकने वाले सभी संभव फलनों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला, यानी कि जैसे यहाँ पे A और B की बात चली थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे? B में अवयव की संख्या घात में A में अवयव की संख्या, मगर यहाँ A और B नहीं है, P और Q है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ बोला? तो P से Q में जो परिभाषित सभी संभव फलनों की संख्या अगर हमको जाननी हो, ठीक है, चलो उधर देखो क्या होगा सूत्र इसका। इसका सूत्र क्या होगा? Q में अवयवों की संख्या यानी 2 और उसके घात में आएगा P में अवयवों की संख्या यानी 3, यानी कितना होगा? 8। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हमने जब सूत्र पढ़ा तो देखो फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है? A से B में। तो A से B में, तो A से B में परिभाषित हो सकने वाले सभी संभव फलनों की संख्या के लिए हमने क्या किया? पहले B को कोडोमेन के अवयवों की संख्या के घात में डोमेन के अवयवों की संख्या लगानी है। अगर फलन आपको P से Q में परिभाषित करना है तो Q हुआ कोडोमेन, P हुआ डोमेन। तो कोडोमेन के अवयवों की संख्या घात में डोमेन के अवयवों की संख्या, तो 2 की घात में 3 होगा, 8 आपका आंसर आएगा। ये 8 फाइनल आंसर नहीं है, ये तो आपने P से Q में परिभाषित फलनों की संख्या को निकाला। और ये 64 क्या है? P से Q में परिभाषित संबंधों की संख्या है। अब हमको प्रश्न पूछा है ऐसे कितने संबंध हैं जो कि फलन नहीं है, तो बस इन दोनों को घटा के देख लो, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। दोनों को घटा के देख लो, क्योंकि ये 8 की गिनती यहाँ पे है, ये देखो ये 8 की गिनती हो गई है यहाँ पे ना। ये जो फलन है वो एक प्रकार से संबंध है ही, यानी ये जो 8 ने यहाँ गिनती में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा बचेंगे ना वो लोग सिर्फ संबंध होंगे, फलन नहीं होंगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे फलन संबंध हैं लेकिन सारे संबंध फलन नहीं है। तो कितने संबंध फलन नहीं है कैसे पता चलेगा? तो संबंधों की कुल संख्या में से फलनों की संख्या को घटा दो, तो जो बचेगा वो ऐसे संबंध होंगे जो कि फलन नहीं है, ठीक है ना। तो घटा के देख लो, तो 64 माइनस 8 कितना आएगा बताइए? 56। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।